हाय एवरीवन। आज हमारा कंप्लीट हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यू का लेक्चर नंबर 9 है। ये हम एसएससी जीडी 2025 के लिए कर रहे हैं और आपको पता है टोटल 10 लेक्चर आने थे। आज 9th लेक्चर है, मतलब कि सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ये जो हमने हिस्ट्री की है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू की है। जो एसएससी जीडी 2024 और 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री के, वो मैंने एक जगह कंपाइल किए हैं और एक जगह कंपाइल करके इन क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हिस्ट्री कवर कराई है। और जैसा फ्रॉम द लेक्चर 1 से आपको बोलता आ रहा हूँ कि ये सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। आप जीडी एग्जाम दो, कल को कोई और एग्जाम दो, सभी के लिए यूजफुल है। आप रेलवे का एग्जाम दे लो या कोई भी वनडे एग्जाम दे लो। 10 घंटे में जो ये मैंने आपको हिस्ट्री का कंटेंट दिया है, इसमें मेरी मेहनत 1 महीने की मेहनत है। और जो आपको 30 लेक्चर्स में कंटेंट मिलता, वो मैंने आपको 10 लेक्चर में कॉन्साइज क्रिस्प वे में दिया है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराया। एक भी वर्ड करा रहा हूँ तो वो बिल्कुल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तभी करा रहा हूँ, रिलेवेंट है तभी करा रहा हूँ। आप इन लेक्चर्स के नोट्स बना लो अच्छे से और इन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लेना। जो आपका पेपर आएगा वो यहीं से आएगा। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो पीडीएफ वगैरह होती हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो अपने एग्जाम की गाइडेंस से रिलेटेड। मैं व्हाट्सएप पर गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा। देखो, ऑलमोस्ट हम हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। हमारे 2 लेक्चर हैं, एक लेक्चर ये है, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा। आपने अभी तक अगर 8 लेक्चर देख कर आ रहे हो, आप 8 लेक्चर, क्योंकि देखो 9th लेक्चर वही बच्चे देखें जिन्होंने पिछले 8 लेक्चर देख रखे हैं, क्योंकि फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। जिन्होंने 8 लेक्चर देख रखे हैं वो अपनी फीडबैक जरूर देना इस वीडियो के नीचे कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे। और ये जो लेक्चर है 9th, इसके नीचे भी फीडबैक देके बताना। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए। और अगर कुछ आप सजेशन देते हो तो मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा, उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी। चलो, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन हमारा, अब हम लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 153 है यहाँ पर। द मौत की मस्जिद वाज बिल्ट इन द रीजन ऑफ विच रूलर। बेसिकली मौत की जो मस्जिद है, मौत की जो मस्जिद थी, उसका निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था, ये आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका यहाँ पर सिकंदर लोधी। किसने बनवाई थी मौत की मस्जिद? सिकंदर लोधी। अब देखो ये जो है आप अपना एड ऑन कर लेना जो दिल्ली सल्तनत में हमने नोट्स बनाए हैं उसमें। और दिल्ली सल्तनत में मैं कुछ और एडिशनल चीज़ें करा देता हूँ अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछेगा। जैसे कि एक सिटी है, सिरी सिटी। ठीक है, सिरी सिटी है, जिसको हिंदी में सिरी ही बोलते हैं, सिरी ही बोलते हैं। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। सिरी, इस सिटी का निर्माण निर्माण किसने करवाया था, किसने बनवाई थी? अगर आपसे ये पूछ ले तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। तो जहाँ पर आपने दिल्ली सल्तनत के नोट्स बनाए वहाँ पर इसे एड ऑन कर लो। ये जो सिरी सिटी है, ये एक शहर था। किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से बिलोंग करता था, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखो, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं जो उसमें आप नोट डाउन कर लो। एक तो ये है कि इसने एक बेगमपुरी मस्जिद थी, बेगमपुरी मस्जिद, मस्जिद को इंग्लिश में बोला जाता है मोसैक। ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद थी जो कि इसने बनवाई थी। और इसके टाइम पर एक मोरक्कन ट्रैवलर आया था, मोरक्को का एक ट्रैवलर आया था, मोरक्को का एक ट्रैवलर आया था, मोरक्को ट्रैवलर। उस मोरक्को ट्रैवलर का नाम बताना है आपको। तो उस मोरक्कन ट्रैवलर का नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये इब्न बतूता ने एक किताब लिखी थी। ठीक है, ये बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज विजिट करके आया था, तो इसने एक किताब लिखी थी रिहाला करके। तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि रिहाला बुक किसने लिखी है, तो इब्न बतूता ने लिखी है। कब आया था? तो ये तुगलक वंश था उसके टाइम पीरियड पे आया था। राजा कौन था उस वक्त? मोहम्मद बिन तुगलक के रीजन में आया था। और रिहाला बुक बेसिकली हमें दिखाती है इस जो जर्नी थी अक्रॉस इस्लामिक वर्ल्ड एंड अदर कंट्रीज, उसके बारे में इसने रिहाला बुक में लिखा था। तो आपको पता होनी चाहिए। और इब्न बतूता कहाँ का है? अगर पेपर में थोड़ा डेप्थ में पूछेगा तो ये भी पूछ लेगा कि इब्न बतूता कहाँ से बिलोंग करता है। तो मोरक्को ट्रैवलर था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक और चीज़ आपको जो बात पता होनी चाहिए, देखो जो आपका दिल्ली सल्तनत थी, देखो ये तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में ही आता है, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल होगी भाई दिल्ली थी, तभी तो उसको हम दिल्ली दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते थे। ये सारी चीज़ें आपको दिल्ली सल्तनत जो मैंने पढ़ाई है उसमें ऐड ऑन करनी है। और यहाँ पर दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी थी, कहाँ पर, दौलताबाद में। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली से दौलताबाद जो कैपिटल ट्रांसफ़र की थी वो किसने की थी, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी, दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी सिलेब डायनेस्टी थी, उसका फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था। और मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था आपका कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किया था। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और सवाल बनता है जो मैं मिस कर गया था उस वक्त लिखवाना, वो लिख लो। कुतुब मीनार जो बनवाई थी, देखो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी था। और किसके किसके बिहाफ पे ये कुतुब मीनार नाम पड़ा था, ये आपको बताना है। तो ये जो कुतुब मीनार नाम है ना, ये एक सूफी सेंट थे, सूफी सेंट। उनका नाम था ख्वाजा, सूफी सेंट का नाम था ख्वाजा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार जो नाम पड़ा था वो किस सूफी सेंट के, मतलब किसके नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार नहीं नाम रखा गया था। उस जो सूफी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, इनके नाम पर इसका नाम पड़ा था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो मैंने सिकंदर लोदी के बारे में कुछ नहीं लिखवाया था, लेकिन बस बेटा सेकंड, सिकंदर लोदी के बारे में एक चीज़ नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि आगरा जो शहर है, आगरा शहर का निर्माण किसने किया था, आगरा शहर का जो निर्माण किया था वो सिकंदर लोधी ने किया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें थी जो दिल्ली सल्तनत के आपने नोट्स बनाए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये जब थोड़ा पेपर डेप्थ में जाके पूछता है तो ये सारे सवाल आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जैसे मैंने रिहाला लिखवाना मिस कर दिया था कि इब्न बतूता। अब देखो डायरेक्ट ऐसे भी सवाल बन जाएगा कि इब्न बतूता किसके टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है, सॉरी, रिहाला किसने लिखी थी, तो आपको डायरेक्ट पता है कि हाँ इब्न बतूता। लेकिन अगर थोड़ा सा ये पूछे कि इब्न बतूता किसके टाइम पीरियड पे आया था, तो पता होना चाहिए कहाँ से आया था। ये थोड़े डेप्थ वाले सवाल है, तो अगर डेप्थ में बनेगा तो आप टैकल कर पाओ, इसलिए ये सारी चीज़ें करवा दी हैं। उसके बाद है आपका वेद, शॉर्टेस्ट अमंग द फोर वेद, hold a divine status in Hindu tradition and is a collection of melodies and chants। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया है ना, बताओ कौन सा वेद है, साम वेद है। और ये साम वेद के बारे में तो मैं बता चुका था कि ये कलेक्शन है मेलोडीज और चैंट्स का। और देखो चार वेद हैं, सबसे बड़ा और सबसे पुराना देखा जाए तो ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको टोटल चीज़ें जो होनी चाहिए, जैसे ऋग्वेद के बारे में हम क्या देख के आए हैं, सबसे पुराना है, सबसे लॉन्गेस्ट है, और क्या देखे थे, 1028 हाइम्स हैं। हाइम्स को मैंने बताया था सुक्ता भी बोलते हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इसमें टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है। थर्ड मंडल में किसके बारे में जिक्र होता है, थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में जिक्र होता है। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करा चुका हूँ। गंगा का नाम सिर्फ एक बार लिया गया है, तो ये भी एक बार पेपर में सवाल बनाया, तो अजीब गरीब भी सवाल बन जाते हैं। और ये तो बहुत आसान सवाल है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इन इन 1877 वाइसरॉय लिटन ऑर्गेनाइज द दरबार टू अक्नॉलेज एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो ये भी मैं आपको करा चुका हूँ कि जो लिटन था उसने दिल्ली दरबार, बेसिकली ये दरबार दिल्ली में लगा था, और किसको अक्नॉलेज करने के लिए कि हम इम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। 1877 में वाइसरॉय लिटन ने किसको भारतीय की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो यहाँ पर आंसर बताना है आपको कि वो कौन सी महारानी थी। तो देखो इसका जो आंसर है हम ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, क्या है, क्वीन विक्टोरिया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप देखो कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया में बनी हैं, और वो पेपर में सवाल बनते हैं, तो वो मैं कुछ लिखवा देता हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा, हिंदी में लिख लो इमाम बाड़ा,
ठीक है। ये जो आपका इमामबाड़ा है, ये एक नवाब था अवध का, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध, एक अवध का नवाब था, उसका नाम था असफ उद दौला, उसका नाम था असफ उद दौला। इसने बनवाया था इमामबाड़ा। और ये कहाँ पर है इमामबाड़ा? ये लखनऊ में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये कहाँ पर अगर पेपर में पूछ ले तो ये लखनऊ में है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद देखो बहुत बार मैंने सवाल देखा है, और इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था, ये कई बार सवाल पूछा है। इंडिया गेट का डिजाइनर, आर्किटेक्ट अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन था? इंडिया गेट का वही था जिसने पार्लियामेंट को भी डिजाइन किया था। नाम बताओ जल्दी से। पहली बात कब बना था? देखो ईयर बहुत मुश्किल से पूछेगा जब पेपर को बहुत डिफिकल्ट बनाना होगा, है ना, बट पूछ लेगा इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ 1931 में। और पार्लियामेंट जिसने डिजाइन किया था उसी ने इंडिया गेट भी डिजाइन किया था, एडविन ल्यूटियंस, एडविन ल्यूटियंस इसका नाम था। ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, अच्छा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था। ये आपका मुंबई में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। और ये वहाँ पर जहाँ पर ताज होटल है। और ये क्यों बनाया गया था? जो आपके जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी आए थे भारत, तो उनके स्वागत में ये बनाया गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो इसका निर्माण हुआ था वो लगभग उसे 12-13 साल लगा था। 1911 में शुरू हुआ था और 1924 में इसका फाइनलाइज हुआ था। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसका आर्किटेक्चर। अगर आपसे आर्किटेक्ट पूछ ले कि इसका आर्किटेक्ट कौन था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। जॉर्ज बिटेट, जॉर्ज बिटेट इसका क्या है? आर्किटेक्ट था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा इसकी स्टाइल भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि ये कौन सी स्टाइल में बना था, तो इंडो सार्सनिक करके एक स्टाइल थी। ठीक है, ये सारे सवाल पूछे गए हैं पेपर में, तो ये मत सोचना कि भैया हार्ड करा रहे हैं। ठीक है, इंडो सार्सनिक, इंडो सार्सनिक करके एक स्टाइल थी। हिंदी में भी इसे इंडो सार्सनिक ही बोलते हैं, इंडो सार्सनिक, सार्सनिक, सार्सनिक। देखो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होती है मुझे, लेकिन सेम लिखते हैं। ठीक है, इंडो सार्सनिक स्टाइल में ये बनाया गया था। और कुछ और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे कि एक है आपका, लिख लो, नोट डाउन कर लो, विक्टोरिया मेमोरियल। चौथा लिख लो, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, ये जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल है, ये यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था, लॉर्ड कर्जन ने। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लॉर्ड कर्जन ने। और कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर? कैलकाटा में, कैलकाटा में है। और यहाँ पर ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है, देखो एक विक्टोरिया मेमोरियल लंदन में था, विक्टोरिया मेमोरियल लंदन में था, तो उसका एक तरह से रेप्लिका बनाया गया था, कॉपी बनाया गया था। और जो ये विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था ना वेस्ट बंगाल कोलकाता में, इसका कुछ लुक कैसा लगता था? ताजमहल जैसा भी लगता था। तो ये सिमिलर था ताजमहल का। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें ताजमहल के सिमिलर बनाया गया था, या विक्टोरिया मेमोरियल जो लंदन में, उसका रेप्लिका कौन सा इंडिया में कहाँ बनाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बारे में सब जानते होंगे, जो कि अभी कहाँ पर है आपका? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। देखो यहाँ पर लिखो, हम कितने कर चुके हैं? 4 कर चुके हैं ना। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम अब बदला है, पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल, पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल। तो एक बार ये पूछा गया कि विक्टोरिया टर्मिनल आपका कौन सी ईयर में बना है, तो ये 1888 में बना है। और ये कहाँ पर है? ये तो आपको पता ही होगा, खैर मुंबई में है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? अच्छा, फोर्ट विलियम कहाँ पर है? फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम फोर्ट है, फोर्ट विलियम फोर्ट, मुझे बताओ फोर्ट विलियम फोर्ट जो है ये कहाँ पर है? फोर्ट विलियम फोर्ट कहाँ पर है? तो ये कैलकाटा में है। और एक बार आरआरबी एनटीपीसी में सवाल बना था कि कौन सा गांव को उजाड़ कर
फोर्ट विलियम बनाया गया था। ये जो फोर्ट है फोर्ट विलियम बनाया गया था, तो वो गांव था गोविंदपुर। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। देखो कहाँ से कितना डेप्थ में जाके, अगर मैं आपसे नहीं बोलता ना कि ये एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है, नहीं पूछा मतलब पूछा गया है, तो आप इसे याद भी नहीं करते, भैया ये सवाल थोड़ी ना पूछा जाएगा। मैं ये, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो एनटीपीसी के, उसमें पूछा गया कि कौन से गाँव को उजाड़ा गया था फोर्ट विलियम बनाने के लिए। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो इतना ही है थोड़ा बहुत, और हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अच्छा, एक पार्लियामेंट और मैं आपको बता रहा था, वो भी लिख लो अगर पार्लियामेंट भी पूछ ले। जो हमारी पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो कब बनाई गई थी? वो बनी थी आपकी 1921 से लेके 1927। अभी तो नई पार्लियामेंट बन गई है खैर, लेकिन अगर इसके आर्किटेक्चर पूछे, डिजाइंड बाई, किसने डिजाइन करी थी, ये अगर पूछ ले, तो ये एक तो बंदा था एडविन ल्यूटियंस, एक तो था एडविन ल्यूटियंस, और दूसरा कौन था? दूसरा था हर्बर्ट बेकर। दूसरा कौन सा था? हर्बर्ट बेकर था। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ आपके सवाल हैं, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये थोड़े कर लेना, और बाकी के लोगों को पता होते हैं, थोड़े जो हार्ड हार्ड से थे वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द रिवर वाज नॉन एज मगध। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो ये यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो जो गंगा गंगा रिवर थी ना, जो गंगा रिवर थी, उसके जो साउथ का रीजन था, साउथ का जो रीजन था, उसको किसके नाम से जाना जाता था? मगध के नाम पर, नाम से। तो देखो मगध एम्पायर मैं आपको करा चुका हूँ, मगध एम्पायर के बारे में, तो वहाँ पर ये चीज़ मैंने नहीं कराई थी, तो नोट डाउन कर लेना, एड ऑन कर लेना कि जो गंगा रिवर है उसका जो साउथ वाला पार्ट था, वहाँ पर मगध एम्पायर था आपका। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हेन वाज द हरिजन सेवक संघ फाउंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ पूना पैक्ट। ठीक है, मतलब जो आपकी हरिजन सेवक संघ है, जो पूना पैक्ट हुआ था, देखो पूना पैक्ट कब हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हरिजन सेवक संघ कब फाउंड की गई थी। मतलब अब उसी का इम्पैक्ट था, जो आपका पूना पैक्ट हुआ है उसी का इम्पैक्ट था आपका क्या, ये आपका हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ संघ कब फाउंड की गई थी? ये 1932 में फाउंड की गई थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और 1932 में ही आपका पूना पैक्ट हुआ है। अब देखो इसमें बहुत डिफरेंस है, 36, 38, 40। तो अगर आपको ये भी पता होगा कि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, तो आप समझ जाओगे कि किसी का अब किसी का इम्पैक्ट, किसी का रिजल्ट की वजह से कोई संघ फाउंड हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि 4 साल बाद होगी, भाई तुरंत ही होगी यार। अगर ऑप्शन ऐसे हो तो कि 1932, 1933, तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, और वैसे भी ये मैं आपको कवर करा चुका हूँ, ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग वेद इज द ओल्डेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखो इससे आसान तो कोई सवाल हो नहीं सकता। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, भाई ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ क्या कर रहा है यहाँ पर। अब चलो बताओ, ये गलती से ऐड हो गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? बहुत आसान सवाल है, किसने दिया? मॉजले ने, हेनरी मॉजले पूरा नाम था। ठीक है, ये हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी कंट्रोल द सिल्क रूट ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन पीरियड। निम्नलिखित में से किस राज्य वंश ने मौर्योत्तर काल में, मतलब जो पोस्ट मौर्यन पीरियड था उसमें रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया? तो कौन सी डायनेस्टी थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो आपकी डायनेस्टी थी कुशन डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी आपकी? कुशन डायनेस्टी। अच्छा, कुशन डायनेस्टी के बारे में पता शायद मैंने लिखवा दिया, अगर नहीं लिखवाया तो एड ऑन कर लो कुछ चीज़ें। जैसे कुशन डायनेस्टी की देखो, अगर फाउंडर पूछे, कुशन डायनेस्टी के अगर आपसे फाउंडर पूछे तो कुजूला कैडफिसिस, कुजूला कैडफिसिस इसके क्या है? फाउंडर है। ठीक है, अगर आपसे देखो ये फाउंडर वगैरह, एक तो फाउंडर पूछ लेगा, और इसका एक रूलर था जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था, जो कि मोस्ट फेमस है, स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था। उस स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर का नाम क्या था? उस स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर का नाम था कनिष्क। उस स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर का नाम क्या था? उस स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर का नाम था कनिष्क। अब इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, अगर कभी पेपर में पूछ ले, इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था देवपुत्र का। किसका टाइटल अडॉप्ट किया था? देवपुत्र का। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए।
और देखो इसके टाइम पीरियड पे, कनिष्क के टाइम पीरियड पर कुछ फेमस स्कॉलर थे, ठीक है, 3 फेमस स्कॉलर थे जो इसके कोर्ट में थे। एक थे अश्वघोष, ठीक है, और मैंने आपको लिखा चुका हूँ कि अश्वघोष ने क्या लिखी है, बुद्ध चरिता लिखी है, बुद्ध चरिता लिखी है। एक था आपका चरक, एक था चरक, तो चरक ने क्या लिखी है, चरक संहिता लिखी है। चरक ने क्या लिखी है, चरक संहिता लिखी है। उसके बाद एक वासुमित्र थे, वासुमित्र, वासुमित्र ने क्या लिखी है, महाभिभाषा। क्या लिखा है, महाभिभाषा। ये बात याद रखना, ठीक है। देखो बहुत रेयर है कि आपसे, देखो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि अश्वघोष किसके कोर्ट में थे, चरक किसके कोर्ट में था, किसके टाइम पीरियड पे था, वसुमित्र किसके पर टाइम पीरियड पे था। या तो इस तरह से सवाल बनेंगे, या डायरेक्ट ऐसे सवाल बनेंगे कि बुद्ध चरित किसने लिखी है, चरक संहिता किसने लिखी है, या महाभिभाषा किसने लिखी है। इस तरह से आपके डायरेक्ट सवाल बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड चौरी चौरा इंसिडेंस हैपन। किस मूवमेंट के वक्त आपका चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था। तो देखो ये तो मतलब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। उसके बाद 1922 में आपका क्या हो गया था, चौरी चौरा इंसिडेंस हो गया था, तो ये खत्म कर दिया गया था। हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद आर ऑल्सो नॉन एज, तो मैं बता चुका हूँ जो हाइम्स हैं ऋग्वेद के भजन के नाम से जाने जाते हैं। तो किस नाम से, सूक्त के नाम से, किसके नाम से जाने जाते हैं, सूक्त के नाम से। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज लेड बाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। खेड़ा सत्याग्रह, कानपुर सत्याग्रह, महद सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो कौन सा सत्याग्रह था, तो वो आपका महद सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह था, वो आपका महद सत्याग्रह था। और ये कब हुआ था, ये 1927 में हुआ था। ये बात आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली ये सत्याग्रह कहाँ, महद जो जगह थी वो कहाँ थी, महाराष्ट्र में थी। तो अगर पूछे कि कहाँ पे हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। और बेसिकली क्या था कि जो महद जगह थी वहाँ पर जो पब्लिक टैंक्स थे, वहाँ पर जो अनटचेबल्स थे, ठीक है, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको पानी पीने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। तो उनको पानी पीने के लिए अलाउ किया जाए फ्रॉम द पब्लिक टैंक, इसलिए ये सत्याग्रह किया गया था। तो इसका रीजन था सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो ये चीज़ भी याद रहना चाहिए आपको, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिटी इज कॉल्ड द लोअर सिटी। हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित भागों में से किसको निचला नगर कहा जाता था। तो देखो जो ईस्टर्न रीजन था ना, वो लोअर पार्ट था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्टर्न पार्ट था, पूर्वी जो आपका हिस्सा था, वो कैसा था, मतलब लोअर था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो जहाँ पर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की है ना, वहाँ पर आप कुछ चीज़ें और नोट डाउन कर लो जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और नोट डाउन करा देता हूँ। जैसे कि देखो जो भीम बेटिका की कैप्स हैं, वो ड्यूरिंग द रीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ही उनका उसी टाइम पीरियड की मानी जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भीम बेटिका केव्स हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, जो भीम बेटिका केव्स हैं, भीम बेटिका केव्स, वो फाउंड की थी विष्णुधर ने। किसने फाउंड की थी, विष्णुधर ने। विष्णुधर बकांकर नाम था, BS बकानकर भी बोला जाता है। और ये जो आपकी भीमबेटिका की गुफाएं, ये कहाँ पर हैं, देखो कि भीमबेटिका की जो गुफाएं हैं, केव्स मतलब गुफाएं, ये कहाँ पर हैं, ये हैं आपकी मध्य प्रदेश में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा एक हमने काफ़ी साइट पढ़ी थी, एक साइट नहीं लिखवाई थी मैंने, रोपर। पेपर में अक्सर सवाल बन जाता है कि रोपर साइट किस रीजन में है, प्रेजेंट रीजन की बात करी जाए तो ये पंजाब में है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और देखो एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, जो ग्रेट बाथ था ना, ग्रेट बाथ के बारे में मैंने आपको लिखवाया था। और मैंने बताया था कि जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ पर था, मोहनजोदारो में था, मोहनजोदारो में था। पेपर में इसकी शेप पूछ ली गई थी कि इसकी शेप कैसी है। तो इसकी जो शेप थी वो रेक्टेंगल शेप का था। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयताकार बोला जाता है, आयताकार।
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कैसा शेप का था? रेक्टेंगल शेप का था। और देखो इसमें जो मोहर बनाई जाती थी ना, मोहर, इसमें जो मोहर बनाई जाती थी वो एक सॉफ्ट स्टोन होता था, सॉफ्ट पत्थर होता था, सॉफ्ट स्टोन होता था, स्टेटाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मटेरियल की मोहर बनाई जाती थी, स्टेटाइट करके एक मटेरियल था, सॉफ्ट स्टोन बोल सकते हो, उसकी मोहर बनाई जाती थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो और क्या पता होना चाहिए, एक नटराज, नटराज करके फिगर मिली थी। नटराज मतलब एक डांसिंग मेल फिगर थी, मतलब एक डांसिंग मेल फिगर थी, डांसिंग मेल फिगर थी। तो ये जो डांसिंग मेल फिगर थी ये किस साइड पे पाई गई थी, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, बेसिकली ये एक जो पुरुष था उसको नृत्य करते हुए मूर्ति थी जिसको नटराज बोला गया, ये हड़प्पा साइड पे पाई गई थी। कौन सी साइड पे? हड़प्पा साइड पे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, कौन सी साइड पे पाई गई थी, ये हड़प्पा साइड पे। और अच्छा, ये किसकी पूजा करते थे? अगर कभी पूछ लिया जाए तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपति नाथ की ये पूजा करते थे, हिंदी में भी इसे पशुपति नाथ ही बोलते हैं, पशुपति नाथ। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी थोड़ी सी एडिशनल जो आप एड ऑन कर लेना। कहाँ पर? अपना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोट्स हैं वहाँ पर इसे एड ऑन कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जो मौर्यन एम्पायर का फाउंडर था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आर्किटेक्चर ऑफ एंसेंट इंडिया, देखो कुछ टेम्पल्स वगैरह बने हैं, कुछ केव्स वगैरह हैं जो एंशियंट इंडिया में डिफरेंट रूलर्स ने बनवाई हैं। वैसे तो हम स्टैटिक जीके में अगर हम टेम्पल्स पढ़ते हैं तो देखो उसमें हम इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते, लेकिन अगर थोड़ा सा डेप्थ में कभी कभी सवाल बन जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो आप इसको छोड़ सकते हो, बट अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, सबसे देखो टेम्पल्स की बात करूँ उससे पहले मुझे एक बार बताओ, टेम्पल्स की जो स्टाइल होती थी, देखो जो नॉर्थ नॉर्थ में टेम्पल है ना, ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ में जो टेम्पल है वो किस स्टाइल के बनते हैं? तो वो आपकी नागारा स्टाइल होती थी एक, मतलब अभी भी नागारा। अब जो आपको नॉर्थ में मंदिर मिलेंगे वो नागारा स्टाइल के मिलेंगे। जो साउथ में मिलेंगे आपको टेम्पल, वो किस स्टाइल के मिलेंगे? द्रविडियन। ठीक है, और अगर मैं नागारा और द्रविडियन को मिक्स करके जो टेम्पल्स बने हैं वो उस स्टाइल को बोला जाता है बैसारा स्टाइल। तो ये यहाँ से काफ़ी पेपर में सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो टेम्पल शुरू करने से पहले एक तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद गर्भगृह, गर्भगृह पेपर में अगर पूछे कि गर्भगृह कहाँ क्या होता है, तो जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह बोला जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखो कुछ टेम्पल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हैं, किसने बनवाए हैं। ठीक है, एक है आपका कांदारिया, कांदारिया महादेव टेम्पल, कांदारिया महादेव टेम्पल। ठीक है, कौन सा मंदिर है? कांदारिया महादेव टेम्पल है। और ये किसने बनवाया? ये चंडेल्स ने बनवाया, चंडेलाज ने बनवाया। ये बात आपको पता होना चाहिए। चंडेल वंश ने बनवाया है। किसने बनवाया? चंडेल वंश ने इसका निर्माण करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखो वैसे तो इतना ही पूछता है कि चंडेल वंश ने बनवाया है, लेकिन अगर राजा का नाम पूछ लेगा किस राजा ने बनवाया है, तो एक राजा था बंगदेव, बहुत रेयर पूछेगा। बंगदेव, एक राजा था बंगदेव, उसने इसको बनवाया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि ये टेम्पल है कहाँ पर, तो ये आपका जो टेम्पल है वो है खजुराहो में। कहाँ पर है? खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर इसकी ये पूछा जाए कि ये कैसा टेम्पल है, तो देखो मध्य प्रदेश नॉर्थ में आता है, तो बेसिकली नागारा स्टाइल टेम्पल होगा, नागारा स्टाइल टेम्पल होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा टेम्पल लिख लो, एक है आपका कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। अच्छा, इस कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना, ब्लैक पगोड़ा। अगर आपसे कभी पूछ ले कि ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को नाम से जाना जाता है, तो कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, ये जो कोणार्क सन टेम्पल है ये कहाँ पर है? ये पता होना चाहिए, उड़ीसा में है। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए कोणार्क सन टेम्पल के बारे में? किसने बनवाया है?
तो देखो एक 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 डायनेस्टी थी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ये एक बार को डायनेस्टी याद मत करोगे, बट किसने बनवाया वो याद कर लो, राजा नरसिम्हा देव, राजा नरसिम्हा देव फर्स्ट, इसने इसका निर्माण करवाया था, कोणार्क सन टेम्पल का। ये याद कर लो, अच्छी से रट लो, ठीक है। पेपर में अगर कभी पूछे, ठीक है, डेप्थ में सवाल बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं। और अभी जो मैंने एनालिसिस किया वो चीज़ें ये देखिए कि डेप्थ में सवाल एंशिएंट इंडिया से ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। और मैं इसे रफ करता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है। और अगर आपसे कुछ देखो, कुछ बुद्धिस्ट केव हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहले महाराष्ट्र की देख लेते हैं, बुद्धिस्ट केव इन महाराष्ट्र। जैसे एक है आपकी एलोरा केव्स, अजंता और एलोरा एक साथ लिख लो, एक है अजंता, एक है आपकी एलोरा, ठीक है। एक अजंता है, एक एलोरा है, एक कार्ले है, कार्ला या कार्ले, कार्ले केव्स। और कौन सी है आपकी, भाजे, बुद्धिस्ट केव भाजे, बुद्धिस्ट केव, ठीक है। और तो देखो ये जो सारी केव्स हैं ना आपकी, ये आपकी बुद्धिस्ट केव हैं, और ये कहाँ पर है आपकी, महाराष्ट्र में है। एक बात तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछे अजंता केव कहाँ पर है तो ये औरंगाबाद में है। ये कहाँ पर है, औरंगाबाद में है, ठीक है। बेसिकली अगर डेप्थ में जाके पूछे, और क्योंकि पूछा गया है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। और एलोरा केव्स के बारे में अगर आपसे पूछे कि ये किसने बनवाई थी, तो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाई थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाई थी। अच्छा, राष्ट्रकूट मैंने पढ़ा है आपको, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर बताओ कौन था, दांती दुर्ग था, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये जो आपकी अजंता केव है ना, बेसिकली इसमें 30 रॉक मतलब आपकी रॉक कट बुद्धिस्ट केव है, और ये डिपिक्ट करती हैं लाइफ ऑफ बुद्धा को, ठीक है। वैसे इतना डेप्थ में जाके ना पूछे, लेकिन इतना आप लिख लो। उसके बाद कौन सी केव इंपॉर्टेंट है, एक उदयगिरी केव है, उदयगिरी केव, उदयगिरी केव। ये उदयगिरी केव कहाँ पर है आपकी, ये है आपकी उदयगिरी उड़ीसा में, उदयगिरी कहाँ पर है आपकी, उड़ीसा में है। और जो आपकी इस ये जो केव है इसमें आपको जैन सेवरल आपकी जैन भी मिल जाएंगी, जैन, जैना एंड बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स मिल जाएंगी, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक एलिफेंटा केव है जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा केव, एलिफेंटा केव। और ये एलिफेंटा केव किस लिए फेमस है, सॉरी, एलिफेंटा केव सबसे पहले तो ये लिख लो कि ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद ये डेडिकेटेड, अगर पूछ ले किसके लिए डेडिकेटेड है, तो ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना पता चल गया, हमने केव्स देख ली, दो टेम्पल देख लिए। उसके बाद कुछ और टेम्पल हैं जो हमें इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें देखने पड़ेंगे। इसे मैं रफ करता हूँ। हेडिंग डालो, तीसरा टेम्पल कर रहे हैं ना हमने, एक कोणार्क देख लिया है, ठीक है, बुद्धिस्ट केव देख लिया, अभी मतलब टेम्पल एक ही देखा है ना, कोणार्क। एक केव देख लियो, तीसरा ला लो बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है ना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना, बृहदेश्वर को बृहदेश्वरी बोलते हैं हिंदी में। अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहो तो कुछ इस तरह से लिख लो, बृहदेश्वर,
बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये आपका जो बृहदेश्वर मंदिर मंदिर है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में तंजौर में है। ये चीज़ पता रहना। बेसिकली जो वृद्ध हो जाते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं बुढ़ापे में, इस तरह से आप थोड़ा सा याद कर लेना, मैंने ऐसे ही याद किया था। ठीक है, उसके बाद ये किसने बनवाया था ये आपको पता होना चाहिए। ये बनवाया था चोला, चोला डायनेस्टी ने बनवाया। चोला डायनेस्टी का एक रूलर था, बताओ जल्दी, याद नहीं आ रहा थोड़ा। चोला डायनेस्टी का एक रूलर था राजा राजा वन। राजा राजा वन, राजा राजा वन ने इसका फॉर्मेशन किया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ और टेम्पल देख लेते हैं। एक है मुरुदेश्वर टेम्पल। मुरुदेश्वर टेम्पल, मुरुदेश्वर मंदिर। मुरुदेश्वर जो मंदिर था आपका वो कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटका में है। कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटका में है। और ये किसने बनवाया था? ये तुलुवा का एक किंग था। देखो, तुलुवा विजयनगर एम्पायर में एक डायनेस्टी थी, तुलुवा किंग था। बेसिकली उस किंग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तुलुवा किंग था एक, जिसने ये मुरुदेश्वर मंदिर बनवाया था। और ये जो तुलुवा डायनेस्टी थी ये किस में थी आपकी? देखो, पहले संगम डायनेस्टी थी, फिर सुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा, फिर अराबिदु। तो ये विजयनगर एम्पायर के अंदर आती थी। कौन, किस राजा ने बनवाया था मुरुदेश्वर टेम्पल? मुरुदेश्वर टेम्पल, ये आप गूगल देख लेना कि मुरुदेश्वर टेम्पल बिल्ट बाई विच रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम और देखते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो, हेडिंग फेडिंग अगर कट गई तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक लिंग राजा टेम्पल है, लिंग राजा टेम्पल लिख लो। लिंग राजा टेम्पल, नेक्स्ट लिख लो, लिंग राजा टेम्पल। अब मुझे ये बताओ, जो ये लिंग राजा टेम्पल है ये किसने बनवाया है? तो ये लिंग राजा टेम्पल बनवाया था एक राजा था, जयत ययति राजा। स्पेलिंग इसकी ये थी, जजती लिखते हैं, लिखने से पढ़ते याति हैं, ययति, जज ययति केसरी। देखो हिंदी में पढ़ते हैं इसे यति केसरी। ठीक है, और इसने बनवाया था इसको, लिंग राजा टेम्पल को। अगर आपसे पूछ लिया है कहाँ पर है ये, तो ये मंदिर भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है ये? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में कहाँ पर? उड़ीसा में। भुवनेश्वर में कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ये चीज़ याद रखना। और ये किसके लिए डेडिकेटेड है? किस भगवान के लिए डेडिकेटेड है ये? डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पेपर में ये पूछ ले कि ये किसके लिए डेडिकेटेड है, तो ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। ठीक है, और टेम्पल देखें अगर हम, ये सारे हमारे एंशिएंट टाइम पीरियड के टेम्पल हैं। एक है हमारा मोधेरा सन टेम्पल। मोधेरा सन टेम्पल, ये गुजरात में है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में तो। और ये भीमदेव वन ने बनवाया था, बिल्ट वाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए, बिल्ट वाई, भीमदेव वन ऑफ किस डायनेस्टी से था? ये सोलंकी डायनेस्टी से था, सोलंकी डायनेस्टी से था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? अच्छा, जो कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल है, कैलाश नाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, ये किसने बनवाया था ये बताओ? कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम किसने बनवाया था? तो जो कैलाशनाथ टेम्पल है कांचीपुरम का, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये किसके लिए डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि किसके लिए डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। और ये किसने बनवाया था? एक था नरसिम्हा वर्मन।
सेकंड। अच्छा, मैंने नरसिम्हा वर्मन सेकंड के बारे में आपको पढ़ाया है, बताओ ये किस डायनेस्टी से था? पल्लव डायनेस्टी से था। तो दोनों तरह से सवाल बने कि किस डायनेस्टी के रूलर ने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था कांचीपुरम का, तो पल्लव डायनेस्टी के। किस रूलर के ने बनवाया था? तो नरसिम्हा वर्मन सेकंड रूलर ने बनवाया था। तो आप दोनों तरफ से कैसे भी सवाल बना ले, आप टैकल कर जाओगे। अच्छा, एक और चीज़, नरसिम्हा वर्मन सेकंड जो था, इसको राज सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। राज सिम्हा के नाम से भी जाना जाता था, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और देखो, और अगर कुछ टेम्पल्स की बात करूं मैं यहाँ पर, तो जैसे एक टेम्पल है हमारा सबरीमाला टेम्पल, बहुत फेमस है सबरीमाला। अभी 1-2 साल पहले काफ़ी न्यूज में रहा था सबरीमाला टेम्पल, ठीक है। तो सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है? केरल में है। एक तो ये बात पता होना चाहिए। किसने बनवाया था? तो एक राजशेखर पांड्यन करके रूलर था, राजशेखर, राजशेखर हाँ पांड्यन करके एक रूलर था, उसने इसे बनवाया था। अच्छा, ये बताओ महाबोधि जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये तो बहुत आसान है, खैर। महाबोधि, जो आपका महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल आपको कहाँ पर है? गया में है। गया में मतलब बिहार में। कहाँ पर है? गया बिहार में है, ठीक है। एक लास्ट और लिख लो। कौन सा था? जो आपका महाबली, देखो महाबलीपुरम एक जगह का नाम है, वहां पर बहुत सारी टेम्पल्स बनवाए थे। तो वो टेम्पल्स बनवाए थे पल्लव डायनेस्टी के रूलर्स ने। तो अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछे कि जो आपकी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, या तो मॉन्यूमेंट्स दे देगा या टेम्पल्स दे दे इसकी जगह, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कहाँ पर? एट महाबलीपुरम, एट महाबलीपुरम। किसने बनवाए थे? तो जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल्स बोल लो जो महाबलीपुरम है, वो पल्लव डायनेस्टी ने बनवाए थे। सबसे पहले तो ये पल्लव डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने बनवाए थे, पल्लव डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाए थे। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे मंदिर आते हैं, लेकिन सारे मंदिर याद करना जरूरी नहीं है। 1-2 टेम्पल, जैसे सोल टेम्पल याद कर लो कि सोल टेम्पल इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। अगर आपसे पूछे सोल टेम्पल कहाँ पर है, तो महाबलीपुरम में है। किसने बनवाया? पल्लव डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया, ठीक है। और एक महाबलीपुरम टेम्पल है, तो वो तो आप महाबलीपुरम से याद कर लोगे। वैसे तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, लेकिन सारे टेम्पल्स हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा थोड़ा सा एंशियंट इंडिया का आपका क्या है, यहाँ पर एंशियंट इंडिया का आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय एंड मजहार उल हक रिजाइन फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा क्यों दिया? ये आपको यहाँ पर बताना है कि इन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो क्यों दिया था। तो देखो, बेसिकली जो इस्तीफा दिया था तो वो दिया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूलेट एक्ट। रूलेट एक्ट से को अगेंस्ट उसके प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया था, ठीक है। क्योंकि रूलेट एक्ट के बारे में तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो मुस्लिम लीग भी उसके खिलाफ थी, तो उन्होंने इंपीरियल लीग जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उससे इस्तीफा दे दिया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ बज्जी महाजनपद? ठीक है, इनमें से बज्जी महाजनपद की कैपिटल कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो देखो, जो बज्जी, मैंने आपको महाजनपद पढ़ा है ना, तो बज्जी की कैपिटल क्या है आपकी? वैशाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द मौर्यन किंग हु गेव अप कॉन्केस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर? दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक? तो देखो, उस मौर्य राजा की पहचान करें जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय अभियान छोड़ दिया। तो काफ़ी अच्छे से हम पढ़ के आए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक ने तो कलिंगा वॉर जीता, उसके बाद सोचा कि यार इन सब में कुछ नहीं रखा और हम बुद्धिज्म अपनाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। व्हेन डिड द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये बात हमें पता है। उसके बाद, व्हेन डिड अशोक द मौर्यन रूलर डाई? जो आपका अशोक था उसकी मृत्यु कब हुई थी? अगर आपसे ये पूछा जाए तो 232 BC में उसकी मृत्यु हुई।
चलो मेरे भाई, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे 9 लेक्चर पूरे हो चुके हैं, टोटल 10 लेक्चर आने थे। ऑलमोस्ट हम अपनी हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, ठीक है। एक लेक्चर आना और बाकी है हमारा, जो कल लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर आएगा हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद आपकी जो हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगी, कंप्लीट आपकी हिस्ट्री हो जाएगी। और इसके अलावा आपको अब हिस्ट्री में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, अपनी फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। अभी तक आपने टोटल 9 लेक्चर देखें तो आपको भी पता चला होगा कि हाँ, हिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट आपको दिखा होगा और आपको भी समझ में आया होगा कि हाँ, ये जो चीज़ें कर रहे हैं हम, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगर एक वर्ड भी लिखवाता हूँ तो वही लिखवाता हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। और देखो, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, हमारा कल हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़ते हैं और उसके चक्कर में अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते। आपकी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रॉपर खाना खाओ, अच्छे से हेल्दी खाना खाओ और हेल्दी नींद लो। प्रॉपर नींद लो, कम से कम 7-8 घंटे की, और आराम से एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ा करो, विदाउट स्ट्रेस। पेपर ज़रूर निकलेगा आपका। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री के। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और पढ़ते रहो।